हमारे साथ आज बड़ी बहस में जो मेहमान शामिल हैं उसमें कांग्रेस से रशीद मसूद साहब हमारे साथ इस चर्चा में होंगे, बीजेपी से मीनाक्षी लेखी हमारे साथ होंगी, जेडीयू से प्रवक्ता राजीव रंजन जी हमारे साथ होंगे। इसके अलावा दोपहर सामना के संपादक प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे और यहां मेरे साथ मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी स्टूडियो में मौजूद हैं। रशीद मसूद साहब, सबसे पहले आज हमने मोदी के भाषण में देखा कि उन्होंने खैर हमेशा वो केंद्र की सरकार पर निशाना साधते, लेकिन आज उन्होंने बताया कि उनकी चुनौती कितनी बड़ी होने वाली है, क्योंकि जो केंद्र की सरकार ने भ्रष्टाचार किया है और उससे लोगों का जो भरोसा टूटा है, उनके सामने एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि उस भरोसे को फिर से वो देशवासियों के दिलों में कायम कर पाए। देखिए, मोदी साहब को तो बोलने का आदत है, वो अनगरल बोलते हैं और सच नहीं बोलते। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, वो गुजरात को मॉडल बताते हैं, गुजरात की तरक्की की बात नहीं, लेकिन ये केंद्र के भ्रष्टाचार वाली बात तो थोड़ी ठीक लग रही है मुझे रशीद मसूद साहब। नहीं, अभी भ्रष्टाचार का तो केंद्र का, लेकिन उनका भ्रष्टाचार अपना भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखाई देता है उनको? वहां भी तो कहने मतलब ये उनको 1000 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार बताया है, उसको क्यों खामोश होकर बैठ गए? 11 साल तक लोकायुक्त क्यों, 17 साल तक लोकायुक्त क्यों नहीं वहां पे वो अपॉइंट किया गया? ये सारी चीजें हैं, लेकिन बोलने में तो कुछ भी बोलता रहे। आदमी जब बोलना शुरू करता है, सोचता है कि मैं भी बोलने वाला हूं, बाकी सब बेवकूफ बैठे हुए हैं, तो वो कुछ भी बोलता है। तो मोदी साहब हमारे यही करते हैं कि वो बोलते चले जाते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि लोग इस पर यकीन भी करेंगे कि नहीं करेंगे। मॉडल क्या, कौन सा मॉडल गुजरात का है? सौराष्ट्र में पानी आप नहीं दे सके आज तक। आप कहते हैं, मोदी कहते हैं कि बिजली आ रही हर जगह। सौराष्ट्र में आप चलिए मेरे साथ, आज भी देखिए कि बिजली कितनी है। लेकिन सौराष्ट्र के अलावा पूरा गुजरात चमक रहा है रशीद साहब। मेल न्यूट्रिशन क्या है? तो सौराष्ट्र गुजरात का हिस्सा नहीं है क्या? रशीद साहब, अगर ये बुनियादी मसले, गुजरात चमक रहा है, सौराष्ट्र क्यों नहीं? रशीद साहब, अगर ये बुनियादी मसले थे तो कांग्रेस क्यों नहीं अपनी जगह बना पाई? नहीं, देखिए, जगह ना बनाने की बात दूसरी है। जब आदमी सेंटीमेंट्स के ऊपर इलेक्शंस होते हैं तो वहां जगह बनाना बहुत देर में होता है। अभी 2002 में जो इन्होंने सेंटीमेंट्स को भड़काया और जो पोलराइजेशन का तरीका इन्होंने अपनाया है, उसका नतीजा था। लेकिन फिर उसके बावजूद भी उनका डाउनफॉल आया है, सीटों में भी कमी आई है और परसेंटेज ऑफ वोट में भी कमी आई है। तो मोदी साहब के पास बहुत खुश होने, लेकिन जो जीता वही सिकंदर होता है राशिद साहब। कर्नाटक मीडिया के जी, तो अब फिर कर्नाटक में हम जीत गए तो सिकंदर हम हुए, वो कहां सिकंदर? सिकंदर आप हैं साहब, सिकंदर हैं। अच्छा, मीनाक्षी लेखी जी, जी रशीद साहब आता हूं आपके पास। नहीं तो अच्छा, बोलिए रशीद साहब। जी, मैं कह रहा था कि अगर सिकंदर जीतने वाला है तो फिर कर्नाटक में सिकंदर हो गए। ठीक है। मोदी जी का एक हाइप क्रिएट कर दिया गया मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास तौर पर, कि जैसे मोदी साहब को बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में। इसके लिए मीडिया पर रशीद साहब उंगली ना उठाएं। उनका रिकॉर्ड देखिए रशीद साहब, इसके लिए मीडिया पर आप उंगली ना उठाएं। आज आपके कार्यभार संभालते हैं और वो कहते हैं मोदी की फाइल खोलेंगे, मोदी का काला चिट्ठा खोलेंगे। आखिर ऐसा क्या है कि जिससे मोदी से आप लोग भी सकपकाए हुए हैं? आप मीडिया को कह रहे हैं कि मीडिया हाइप कर रहा है, तो आखिर आपके मंत्री कार्यभार संभालते हैं और संभालते ही वो कहते हैं कपिल सिब्बल साहब, मैं तो मतलब मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। मोदी साहब को ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि जैसे पूरे हिंदुस्तान में वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मोदी साहब उत्तराखंड गए, उत्तराखंड को हरवा दिया, और खंडूरी के हिमायत में गए थे, निशांक के खिलाफ गए थे, निशांक जीत गए, खंडूरी हार गए। वो हिमाचल प्रदेश गए, वहां कांग्रेस को हरवा दिया। आसाम गए, वहां कांग्रेस को हरवा दिया। कर्नाटक गए, वहां कांग्रेस को हरवा दिया। यूपी में गए, वहां बीजेपी का डाउनफॉल करा दिया। तो कहीं भी एक जगह भी तो कहीं दिखाएं कि जहां मोदी साहब के पहुंचने से कुछ इंप्रूवमेंट बीजेपी का हो गया हो। ठीक है, तो एक जगह भी ऐसी नहीं है। आपने गलती से कांग्रेस बोल दिया रशीद साहब, आपने बीजेपी की जगह गलती से कांग्रेस बोल दिया। चलिए ठीक है, वो समझा जा सकता है। प्रेम शुक्ला जी, रशीद मसूद साहब ठीक बोल रहे हैं क्या? क्योंकि कर्नाटक की हार के बाद थोड़ा सा आप भी खफा है मोदी से। देखिए, मोदी से खफा होने का शिवसेना का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। शिवसेना ने बहुत एक हिंदुत्व के मुद्दे पर, जब भारतीय जनता पार्टी में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी के नाम पर अंतर्विरोध था,
तब भी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमंत बाला साहब ठाकरे जी ने उनको अखंड समर्थन दिया था कि यदि गुजरात से नरेंद्र मोदी को हटाया गया तो इससे हिंदुत्व का अहित होगा। इसलिए 2002 में हिंदुत्व की लहर के कारण मोदी जो है वो राष्ट्रीय क्षितिज पर उदित हुए। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिवसेना के मन में किसी तरह का जो है ठीक बात है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, संजय राउत साफ सुनिए संजय राउत साफ तौर पर कह चुके हैं कि बाला साहेब का हिंदुत्व का मुद्दा था, हम मुद्दे को नहीं छोड़ सकते, लेकिन लग रहा है मोदी अब उस मुद्दे को छोड़ रहे हैं, छिटक रहे हैं उस मुद्दे से। नहीं, यही हम कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से 182 सीटों पर आई थी। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के मुद्दे पर 3 मुद्दों पर समर्थन मिलता था। धारा 370, समान नागरिक कानून और राम मंदिर। तीनों मुद्दों को स्थगित कर दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का विस्तार नहीं हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर क्षति हुई है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि जिस हिंदुत्व से भारतीय जनता पार्टी लाल किले पर अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री को 6 वर्षों तक कायम रख सकी, वो फिर सत्ता में आए। इसके लिए हिंदुत्व का जो सबसे बड़ी उसकी शक्ति है उसको ना त्यागे, यही हमारा उनको परामर्श है, और हम एक दूसरे को परामर्श देते लेते रहते हैं। नहीं तो मौजूदा मोदी के रवैये से क्या आपका प्रेम कम हो रहा है बीजेपी से? हम उनका बीजेपी से प्रेम कम होने का प्रश्न नहीं है। यहाँ कोई सौतिया डाह नहीं है, ये कांग्रेस एनसीपी जैसे संबंध नहीं है, ये वैचारिक एका है और इसमें सत्ता का कोई आग्रह नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में हिंदू हितकारी शक्तियां सत्ता में आए, लेकिन अगर मोदी हिंदुत्व से छिटक रहे हैं तो फिर ये तो वैचारिक मतभेद हो गया ना प्रेम शुक्ला जी, साथ आए थे, ये वैचारिक एका कहाँ रहा? फिर तो ये वैचारिक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में हिंदू हितकारी शक्तियां सत्ता में आए, लेकिन अगर मोदी हिंदुत्व से छिटक रहे हैं तो फिर ये तो वैचारिक मतभेद हो गया ना प्रेम शुक्ला जी, साथ आए थे। ये वैचारिक एका कहाँ रहा? फिर तो ये वैचारिक मतभेद हो गया। नहीं, इससे छिटके तो अभी हम नहीं करेंगे, आप छिटक गए। नहीं, बोले संजय राउत ने बोल दिया, संजय राउत ने बोल दिया कि छिटक गए मोदी ने छोड़ दिया हिंदुत्व का मुद्दा। संजय राउत के उस आर्टिकल को मैंने भी बहुत गौर से पढ़ा है, उसमें कहीं से नहीं कहा गया कि छोड़ चुके। नहीं, लेकिन ये कहा कि छोड़ दोगे। आपने इस रिपोर्ट में नहीं देखा, पोस्टर दे रहे हो आपने अभी जो रिपोर्ट चली उसमें देखा, उसमें संजय राउत साहब ने साफ कहा कि हाँ उन्हें लगता है कि मोदी इस मुद्दे से छिटक गए। नहीं, संजय राउत जी ने जो कहा कर्नाटक में मोदी हिंदुत्व के मुद्दे से छिटके, ये वस्तु स्थिति है। क्योंकि वो स्वयं उसके पहले हरिद्वार में गए तो नरेंद्र मोदी जी ने बाबा रामदेव जी के आश्रम में संतों की उपस्थिति में यह कहा कि मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता नहीं हूं। जी मीनाक्षी लेखी जी, चले ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मीनाक्षी लेखी जी, रशीद मसूद साहब को सुनने के बाद और खासकर प्रेम शुक्ला जी को सुनने के बाद अब ये आशंका घर करने लगी है, इस विश्वास को बल मिलने लगा है कि क्या कहीं मोदी का मैजिक फीका पड़ने लगा है? ये गलत है, दोनों ही जो पक्ष है वो गलत है, क्योंकि एक तो आप ही का अंग है, एक कहता है कि वो हिंदू नहीं, दोनों हमारे अंग हैं, लेकिन उसी में जो अपनी अपनी समझ है उसका हिस्सा ये है कि एक कहते वो हिंदू काफी नहीं है और दूसरे कहते वो हिंदू ज्यादा हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों पक्षों में से किसी भी किस्म की बात को ज्यादा तवज्जो देकर एक जो अजीब सी भ्रम पैदा हो रहा है उसके विषय में हमको कुछ ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। मोदी जो है शिवसेना को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि वो इस तरह का, चाहे या तो आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए या बीच में टोक लीजिए तो मैं उस हिसाब से आपसे डील करती हूँ। शिवसेना की क्या जरूरत थी उसका विषय शिवसेना बता सकती है, जेडीयू की क्या जरूरत थी उसका विषय जेडीयू बता सकती है। इनके शायद अपने अपने जो वोट बैंक है उसके लिए ये लोग कर रहे हैं। मोदी जो व्यक्ति हैं उनको किसी की अंग्रेजी शब्द है अपोलोजेटिक, वो ना तो अपोलोजेटिक हिंदू हैं ना अपोलोजेटिक नेशनलिस्ट हैं। उनके जो विचार हैं वो पूरा देश बहुत अच्छी तरह जानता है और उनका जो व्यक्तित्व है वो भी पूरा देश बहुत अच्छी तरह जानता है। वो एक हिंदू हैं उसके बारे में कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो उसके लिए समान है। और शासकीय नीतियों के अंदर
जो विषय है, जो हमारे संविधान का विषय है या किसी भी नेतृत्व का विषय है, वो किसी के अपीजमेंट की बात नहीं करते, लेकिन किसी के साथ दुर्व्यवहार की बात भी नहीं करते। वो कहते हैं अगर लाभ उपलब्ध है तो सबको एक ही लाभ उपलब्ध है, और अगर किसी को मान्यता है संविधान के तहत वो एक ही मान्यता है, लेकिन मैं हिंदू हूं इसके लिए मुझे किसी से माफी मांगने की या अपने आप को कुछ और साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मीनाक्षी जी, आपने ये कहा कि शिवसेना और जेडीयू जो है वो अपने फायदे के लिए करते हैं, तो शिवसेना अगर कुछ कह रही है, कुछ कर रही है, तो इसका लाभ आपको नहीं हुआ है क्या? नहीं, मैं तो कह रही हूं कि शिवसेना जो है वो अपने विचार, हमारे मित्र हैं। नहीं, आपने वोट बैंक की बात की है, वो अपने वोट बैंक के लिए करते हैं। जेडीयू भी हमारा, आप मेरी बात को उलझा रहे हैं और तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका जो स्पष्टीकरण है मैं आपके चैनल पर आपके सामने ठीक से दे रही हूं, और कृपया करके उसको समझने की कोशिश करें जो मैं बारीकी की बात कर रही हूं। मैं बारीकी की बात कर रही हूं कि दोनों के अपने अपने विचार हैं, दोनों हमारे मित्र हैं, दोनों अपने तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी का व्यक्तित्व है वो दोनों में जो है स्थापित होता है। एक व्यक्ति है जिसका पर्सनल व्यक्तित्व एक है, और एक व्यक्ति है जिसका शासकीय नेतृत्व एक है, और दोनों में मुझे कहीं असमानता या दुविधा नजर नहीं आती, और जिनको दुविधा एक के प्रति दूसरा और दूसरे के प्रति तीसरा जो नजर आ रहा है, उन दोनों को मोदी के व्यक्तित्व को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अब ये ठीक है जो आप कह रहे हैं, उसको अच्छी तरह राजीव रंजन जी भी समझ रहे होंगे, वो बाकायदा चिदम्बरम साहब को लिफ्ट दे रहे हैं वहां पर। ये बताएं राजीव रंजन जी कि आज जो कुछ मोदी ने कहा, आपको लगा कि नीतीश बाबू की बात का जवाब दिया? सालों के बाद मोदी ने, कभी मोदी कुछ बोलते नहीं थे, कोई टीका टिप्पणी नीतीश बाबू के सवाल पर जवाब पर करते नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि बिना नदियों के कैसे गुजरात में विकास हो रहा है ये हम बता सकते हैं और आकर देखा जा सकता है। देखिए, नदियों के प्रबंधन के सवाल पर जो कुछ भी उन्होंने कहा है बिहार को लेकर के, ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिहार का स्पष्ट तौर पर उन्होंने कोई उल्लेख किया हो। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार में जो नदियां हैं उनमें कई नदियों के उद्गम स्थल इस देश की सरहद के बाहर हैं, और वो ज्यादातर नदियों का जो उद्गम स्थल है वो नेपाल है। भारत सरकार नेपाल सरकार के बीच जो भी नदियों पर समझौते होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को लेकर के, शेयरिंग ऑफ वाटर को लेकर के, उसमें बिहार पक्षकार नहीं है। और शायद ये वजह है कि चाहे वो कोसी की विभीषिका हो या बिहार में कई नदियों में जो बाढ़ का तांडव होता है, उससे बिहार की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। और हमारी सरकार जब 8 साल पहले बनी तो हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर भारत सरकार पर यह दबाव बनाया कि नेपाल के साथ जब भी आप वार्ता करें तो बिहार को एक पक्ष मान करके करें, तो हम लोग जल के बेहतर प्रबंधन से इस राज्य की सेहत को सुधार पाएंगे, और साथ ही साथ जो बाढ़ की विभीषिका से जो हजारों लाखों लोग बेघर होते हैं और जो उनके राहत और पुनर्वास पर राज्य सरकार को अपने खजाने से पैसा खर्च करना पड़ता है, उसमें कमी आएगी। इसलिए इसमें भारत सरकार की जो भूमिका है वो दोमुही भूमिका है। कहीं न कहीं लंबे समय से बिहार को उसका नीतीश बाबू ने अप्रैल में जो कहा था कि भाई बिहार में समंदर नहीं है, उस बात का जवाब आज दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताएं कि कुछ इस बारे में बता पाएंगे कि क्या कुछ नीतीश बाबू और पी चिदम्बरम में बातचीत हुई जब दोनों एक ही कार में सवार थे? तो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बिहार 65 वर्षों के संसदीय इतिहास में लगातार केंद्र के दोहरे मानदंडों का शिकार होता रहा है, और शायद यही वजह है कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज ये 11 पंचवर्षीय योजनाएं जो पूरी हुई हैं, इनमें बिहार के साथ बेइंसाफी बढ़ती चली गई। और शायद यही वजह है कि बिहार को जो पर कैपिटा प्लान आउटले मिलना चाहिए वो देश के ज्यादातर राज्यों से बहुत कम मिला। हमारे यहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा थी। मॉडिफाइड गाडगिल फार्मूला में भी हम लोगों ने राजीव जी, आप ये वो बातें बता रहे जो नीतीश बाबू ने चिदम्बरम जी से कही है। जिस तरह से डिवोल्यूशन ऑफ फंड से लेकर के कई चीजें हुई हैं। देखिए, चिदम्बरम जी देश के वित्त मंत्री हैं, और जब भी किसी की सरकार केंद्र में होगी हम अपनी बात वहां रखते हैं, और हमने चिरौरी और मिन्नत नहीं की है। लगातार 2006 से लेकर हमारे संघर्ष
का जो दायरा है वो बिहार की गलियों और सड़कों से निकलकर दिल्ली के रामलीला मैदान तक पहुंचा और हमने केंद्र की कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने का काम किया। वो देखा हमने तस्वीरों में। राजीव रंजन जी, नीतीश बाबू तो बेल्ट उतार करके और कांग्रेस दफ्तर के अंदर तक छोड़कर आने वाले थे। चिदम्बरम साहब ने तो रोक दिया उनको कि बोले नहीं बैठे रहिए, आप रहने दीजिए। नहीं अनुराग जी, आपको लगता है जानकारी शायद नहीं है। नहीं, जो तस्वीर कह रही है वो कह रहे हैं। खराबी के कारण वो एक साथ दोनों एक गाड़ी में आए और मुझे लगता है ये राजनीतिक शिष्टाचार के सिवाय इसमें कोई सामान्य शिष्टाचार के सिवाय इसमें कोई बात सूंघने की जरूरत नहीं बनती है। नहीं, लेकिन मोदी जी के साथ तो किसी भी तरह का शिष्टाचार नहीं दिखाते नीतीश बाबू। विशेष राज्य के दर्जा के लिए लड़ेंगे, लेकिन फिर मोदी साहब के लिए दोहरा मानदंड क्यों है? करने दीजिए, फिर मोदी साहब के लिए दोहरा मानदंड क्यों है, ये बताएं राजीव रंजन जी। जी, फिर मोदी साहब के लिए दोहरा मानदंड क्यों है? जब केंद्र ने इतना अन्याय किया है और केंद्र के वित्त मंत्री को आप लिफ्ट दे रहे हैं उसके दफ्तर तक, तो फिर मोदी साहब के साथ इतना दोहरा मानदंड क्यों है? फिर उनके साथ भी इसी तरह का राजनीतिक शिष्टाचार क्यों नहीं निभा लेते? और वो भी तब अनुराग, राजीव जी आपको याद होगा जिस बिहार में आप बाढ़ की तांडव लीला की बात कर रहे थे, उसमें मोदी ने मदद की पेशकश की थी, आपने उसे ठुकरा दिया था। देखिए, उस घटना को बिहार की जनता जानती है और जब भी कभी बिहार का स्वाभिमान किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा आहत किए जाने की कोशिश होगी, हम वैसी पेशकश का विरोध जरूर करते हैं जो कहीं न कहीं हमारी आत्मा, हमारे जमीर को झिंझोड़ने की कोशिश कोई करे। लेकिन वो बातें निकल गई हैं। आज जो बड़ा सवाल है, बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप के लिए देश में एक मिसाल बन करके आएगा। अरे मोदी साहब कह रहे गुजरात से बढ़िया कोई मॉडल नहीं है। आज भी उन्होंने अमेरिका और कनाडा के जो नतीजे हैं बिहार में, नहीं, आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कहा राजीव रंजन जी कि बिहार कि गुजरात मॉडल जो है वो सबसे बेहतरीन मॉडल है। नहीं, ये उनकी राय हो सकती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि इस देश में जो इम्बैलेंसेज हैं, जो एनोमलीज हैं, बिहार रास्ता है पूरे देश में जो विषमताएं हैं उन पर नियंत्रण पाने का। इसलिए कि हम लोगों ने संसाधनों के अभाव के बावजूद, अगर वो एग्रीकल्चर की भी बात हम करें तो थ्रू आज हम उत्पादन के क्षेत्र में फूड ग्रेन्स के मामले में रिकॉर्ड उत्पादन कर रहे हैं और साथ ही साथ रेनबो रिवॉल्यूशन के जरिए जो पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन का नुकसान हमारे राज्य को हुआ, हम रेनबो रिवॉल्यूशन के जरिए उसकी भरपाई करेंगे और 1.5 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित रोड मैप के साथ जो बिहार की 87% एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उसको एनरिच करने के लिए, उसके संवर्धन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे मॉडल को किसी राज्य के या किसी नेता के नसीहत या सलाह की जरूरत नहीं है। हमारा रास्ता बिल्कुल बिहार के परिवेश और बिहार की जरूरतों के अनुरूप है और हम अपना रास्ता तय करने में सक्षम हैं। राजीव जी, ठीक है। मीनाक्षी लेखी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये कहना गलत है कि जब से गुजरात से बाहर आए हैं नरेंद्र मोदी तब से कुछ अकेले से पड़ गए हैं वो? नहीं, बिल्कुल गलत है ये कहना, क्योंकि जहां तक आपका पहला ही प्रश्न है उसकी जो जड़ है वही गलत है कि गुजरात से बाहर आए हैं। नहीं, मैंने जिक्र किया क्योंकि वो बोर्ड में आए हैं। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हाँ, नहीं, वो पहले भी बोर्ड में थे और उसके बाद कुछ समय के लिए बाहर थे और फिर वापस बोर्ड में आए। लेकिन अब उनका आना 2014 के लक्ष्य के हिसाब से ना, इसलिए मैंने पूछा आपसे। नहीं, तो आपको उसमें ये भी समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी हर वो हथकंडा अपनाएगी जिससे वो सरकार बना सके और बहुमत में आ सके, और मोदी जी उसी एक हथकंडा या रणनीति, हथकंडा या रणनीति एक ही बात। नहीं, थोड़ा मेरी शायद हिंदी की जो मीनाक्षी जी, और उसका महानायक कौन होगा? मैं अपनी हिंदी मैं आपको अपनी हिंदी के लिए माफी चाहती हूँ, चाहे आप उसको रणनीति कहें या हथकंडा। शायद मैंने एक आम भाषा में इस्तेमाल करने वाला शब्द इस्तेमाल किया, बेहतर शब्द शायद रणनीति है। जी, और उसका नेतृत्व कौन करेगा मीनाक्षी जी? तो जो भी हमारे देखिए, नेतृत्व उस रणनीति के तहत जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो राजनाथ सिंह जी करेंगे, और राजनाथ सिंह जी को जो भी रणनीति सही लगेगी उसमें वो इसीलिए तो मैं मीनाक्षी लेखी कह रहा हूं आपसे कि मोदी लगता है कुछ अलग थलग से पड़ गए, क्योंकि अपने ही मुंह मियां मिट्ठू आजकल वो बन रहे हैं, अपनी ही तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कोई उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा पार्टी से।
बिना पार्टी के वो खुद खड़े रहेंगे या उनके खड़े रहने पर पूरी पार्टी का क्या उनको समर्थन नहीं? मैं आपको वही बताना चाह रही हूं कि जिस तरीके की आप डिवीजन पैदा करना चाह रहे हैं, ऐसी डिवीजन है नहीं। पार्टी को अगर आगे बढ़ना है तो नहीं, हम डिवीजन पैदा करना नहीं चाह रहे मीनाक्षी जी, सहयोगी आपके अपने सहयोगी। और दूसरी बात, कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा, शकील अहमद साहब का बयान है, सुनिए मीनाक्षी जी, उनका बयान है कि कर्नाटक में जिस तरह के भड़काऊ भाषण मोदी ने दिए हैं जाकर के, उसी का खमियाजा बीजेपी ने भुगता है। साफ तौर पर रशीद मसूद साहब कह रहे हैं कि जिन जिन सीटों पर जहां वो गए वहीं हार गए आप लोग। देखिए, शकील अहमद साहब और राशिद मसूद साहब को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंगलोर और मांड्या की सीट पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी गए थे, वहां कांग्रेस हारी है। किसी भी इलेक्शन के अंदर जो भी आपकी कमजोर सीटें हैं वहां पर आप अपने बेहतर व्यक्ति को भेजते हैं, और अगर उसमें 1% 2% कोई भी उसमें इजाफा कर पाए उसकी कोशिश रहती है। क्या मैजिक फीका पड़ रहा है मीनाक्षी जी? मैजिक फीका पड़ रहा है क्या मोदी का? नहीं, मैजिक फीका मोदी का पड़ रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि 20% वोट अगर भाजपा को मिले हैं और 37% की स्विंग मोदी को जा रही है, जबकि 55% जो है सीटें कांग्रेस के पास गई हैं और 41% राहुल गांधी के। तो मैजिक अगर उस रेशो में देखें तो वो शायद राहुल गांधी का फीका पड़ रहा है। और जहां तक मोदी के मैजिक की बात है, कोई भी मैजिक तब काम कर सकता है जब पार्टी इकट्ठी खड़ी हो। अगर पार्टी में कहीं दरार नजर आती है, जो कि केजीपी के माध्यम से नजर आई, उसके लिए आप मोदी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। और अगर सीटें हारने की बात है तो कहीं ना कहीं जहां सोनिया गांधी और राहुल गए हैं वहां पे कांग्रेस सीटें हारी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी लेखी जी, आप व्यस्तता की वजह से आपने हमको समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे। और बीजेपी से अब पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शाइना एनसी जुड़ेंगी, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर संजय राउत ये कह चुके हैं कि उन्हें लगता है, शिवसेना को लगता है कि मोदी हिंदुत्व से छिटक रहे हैं, बावजूद इसके के लाख दलीलें हमको मीनाक्षी लेखी जी की तरफ से मिली कि नहीं भाई ऐसा नहीं है कि उनका जादू कम हो रहा है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि अगर है शिवसेना को लगता है कि मोदी हिंदुत्व से छिटक रहे हैं, बावजूद इसके के लाख दलीलें हमको मीनाक्षी लेखी जी की तरफ से मिली कि नहीं भाई ऐसा नहीं है कि उनका जादू कम हो रहा है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि अगर वो हिंदुत्व से छिटक गए हैं तो फिर अब ये शुरुआत हो चुकी है उनका मैजिक कम होने की, जिस तरीके से वो अलग थलग और अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, शिवसेना की नीतियों में हिंदुत्व जो है उसका प्राण है, और शिवसेना प्राणपण के साथ जो है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, लालकृष्ण आडवाणी और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ इसलिए रही कि हिंदुत्व के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देती थी। और यही कहा जा रहा है कि जब तक आपने हिंदुत्व को स्थगित नहीं किया था, तभी तक भारतीय जनता पार्टी का 200-182 का विकास हुआ था। नरेंद्र मोदी जी जो 3 बार चुनाव जीते हैं गुजरात में, उसमें सबसे अहम भूमिका हिंदुत्व की रही है। लेकिन हरिद्वार का उनका वक्तव्य और आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका स्पष्ट वक्तव्य रहा है कि हिंदुत्व जो है वो चुनाव का मुद्दा नहीं होने जा रहा है जी। ऐसे में शिवसेना निश्चित तौर पर अपने सहयोगी दल से अपने वैचारिक जो अपना प्रकटीकरण है वो करेगी। हमारा संबंध ही, हमारा गठबंधन ही वो हिंदुत्व के आधार पर है। नहीं और यदि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तो आपका मानना है कि मोदी का ही नहीं बीजेपी का भी मैजिक खत्म हो जाएगा? चुनावी कार्यक्रम नहीं है। प्रेम जी, आपका मानना है मोदी का ही नहीं बीजेपी का भी नुकसान होगा? हिंदुत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का विकास 2 सीटों से 182 सीटों पर होने में हिंदुत्व ही मेरुदंड है। इस बात से कौन नकार सकता है? कोई बता दे मुझे। जी ठीक है, चले प्रेम जी आपके पास आऊंगा। जी 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 बिल्कुल, चले इसको हम आगे बढ़ाएंगे। रशीद मसूद साहब, विकास है जी रशीद मसूद साहब, आज का अगर आपने भाषण सुना, हालांकि आपने रिपोर्ट में कहा था कि आप उनकी बातों को, मोदी जी की बातों को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन फिर भी आज उन्होंने भाषण में विदेश नीति पर टिप्पणी की है। एक बार वो टिप्पणी आपको सुना देता हूं, फिर आपका रिएक्शन में लूंगा उस पर। हमारे देश में कोई भी दुर्घटना घट जाए, चमड़ी का रंग कोई भी हो, पासपोर्ट के कलर कोई भी हो, हर एक को जैसे कंसर्न लगता है, तो जैसे बुरी घटनाओं के साथ भी विश्व अपने आप को जोड़ करके देखता है कि पुणे का बम ब्लास्ट हुआ हो, हैदराबाद का बम ब्लास्ट हुआ हो, कश्मीर में
हमारे देश के जवानों के सर काट करके कोई ले गया हो, मेरे ही देश के किसी बेटे को दुनिया के किसी देश की जेल में मार दिया जाता हो, घटना कोई भी हो, इन दिनों हिंदुस्तान की हर घटना के साथ विश्व को लगता है कि भाई ये कैसा क्यों होता है। जैसे इन घटनाओं की तरफ जाता है ध्यान, उसी प्रकार से अच्छी घटनाओं का भी आज पूरे विश्व में बारीकी से एनालिसिस हो रहा है। रशीद मसूद साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मोदी साहब को इंटरनली पॉलिटिक्स नहीं का पता नहीं है, तो बेचारों को फॉरेन पॉलिसी का क्या पता होगा। मोदी साहब क्योंकि वायलेंस के पक्षधर है, तो उनको हर वक्त चाहता है कि जंग होनी चाहिए। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या चीन ने जैसे कब्जा किया था और मोदी साहब ने आज की उसमें कोई चीन का जिक्र नहीं किया, ये अफसोसनाक बात है। जबकि चीन को उन्होंने मेन मुद्दा बना करके ये कहा था कि इतनी ज़मीन हमारी कब्जा कर ली है और ये कर लिया है और ये निपंग सरकार है और ये कुछ नहीं कर रही है। जबकि कांग्रेस ने कहा था कि हम कूटनीतिक तरीके से ही इनको हल करेंगे, और आपने देखा कि वो हल हो गया है। तो उस कामयाबी का कोई जिक्र मोदी साहब ने नहीं किया, बल्कि मोदी साहब तो ये जंग कर दीजिए, क्या हर चीज पे जंग हल है क्या? तो जंग हल नहीं है तो फिर मोदी साहब को फिर आना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन जो टिप्पणी उन्होंने विदेश नीति पर की है उस पर मोदी साहब ने विदेश नीति का तो ये है, फॉरेन पॉलिसी का तो है कि मतलब उन्होंने जो विदेश नीति पर की है तो उसमें इंक्लूडेड है कि उन्होंने खास तौर पर जोड़ दिया, उसमें हैदराबाद का बम ब्लास्ट, मालेगांव का बम ब्लास्ट, दूसरे बम ब्लास्ट भी जोड़ दिए। तो मैं पूछना चाहता हूं क्या पार्लियामेंट से ऊपर हमले से ज्यादा बम ब्लास्ट था क्या ये? और क्यों, अगर बम ब्लास्ट नहीं था, क्या ये जो टेररिस्ट को छोड़ने वहां गए थे अफगानिस्तान, उससे ज्यादा बड़ा वो था क्या? ये ठीक है, सवाल पर सवाल पूछ लिया आपने, जवाब नहीं दिया उस बात का। जी, बड़ी चीजों टेररिस्ट छोड़ने जाने चाहते हैं आप, वो कंधार चले गए। जब मैं तो मानता ही नहीं वो फॉरेन पॉलिसी से कुछ वाकफियत रखते हैं, मैं इसको मानता ही नहीं, उसलिए कहता हूं आप जो सारे तर्क दिए जा रहे हैं, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के जिक्र में इन चीजों का जिक्र किया है। फॉरेन पॉलिसी पे तो राहुल नहीं, उन्होंने जिक्र किया है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। जिनके अभी राजनीति नहीं, सुनिए, जो अगर फॉरेन पॉलिसी में राहुल गांधी बोलेंगे तो दूसरी पार्टी उनका भी जवाब देंगी। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो बात रखी उन्होंने, इस तरह नहीं देगी फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड करके उस पॉलिसी तो मुंह ही दबा दे रहे हैं बात को। नहीं तो क्यों? अरे ये कैसे होगा? देखिए, ये कैसे होगा कि हम मोदी जी के फॉरेन पॉलिसी पे बोलेंगे और उनकी उन बातों को नहीं रखेंगे जिनको उन्होंने फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बता करके कांग्रेस पे हमला किया है। ये कैसे हो सकता है? इंदिरा गांधी जी बताएं, इंदिरा गांधी मुमकिन है? राजनीति यही फॉरेन पॉलिसी थी। नहीं, ये नहीं है। इंदिरा गांधी जी की फॉरेन पॉलिसी को आप मानते हैं कि नहीं? देखिए, ये नहीं है जी। ठीक है, शायना एनसी हमारे साथ हैं। चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, कोई फर्क नहीं है, छोड़ दीजिए। हम कूटनीति से तरीके से मसाइल को हल करते हैं और हल कर दिया है। नहीं, इंदिरा गांधी के जमाने में वही मोदी साहब कह रहे थे कि कोई भी मसला हल हो नहीं पाया। रशीद मसूद साहब मसला उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके पर उठाया था। रशीद साहब जिस कूटनीति की बात कर रहे हैं, आज पाकिस्तान ने पहली पहल की है। उनके नए वजीर आजम ने कहा है मैं दिल्ली आकर अटल बिहारी से मिलना चाहता हूं और प्रधानमंत्री को वहां न्योता दिया है, जिसे मान भी लिया गया है। ठीक है, मतलब ये अच्छी बात है। तो हमारी कूटनीति की सफलता है। वहां का प्रधानमंत्री एक ऐसा है जो हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन वो मिलने हम तो पहले से अच्छे ताल्लुकात रखने के वो मिलने आना चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी से। का नाम नहीं लिया उन्होंने। रशीद साहब वो मिलने आना चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी से। कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के सम्मानित नेता हैं। अगर वो मिलने आना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मनमोहन सिंह जी का नाम नहीं लिया उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मनमोहन सिंह से मिलना चाहता हूं। लेकिन अटल बिहारी नहीं, वो तो जब आएंगे तो मनमोहन सिंह से तो ऑटोमेटिकली मिलने, इसमें कहने की जरूरत नहीं। हाँ, नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली मिलेंगे, पर मुद्दा तो अटल बिहारी है ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मोदी जी कहां खड़े होंगे? पाकिस्तान ये तो ऑटोमेटिकली मिलने वाली बात हो गई ना रशीद मसूद साहब, ये मन की बात नहीं हुई। पाठ पढ़ाया था,
लेकिन मोदी जी के लिए खुश होने की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। मोदी जी को तो राजपाट की बात बताई थी उन्होंने, राजधर्म की, अटल बिहारी जी ने, और वो अटल बिहारी जी हैं जिन्होंने राजधर्म की बात मोदी जी को कही थी 2002 में। जी चलिए, ठीक है रशीद मसूद साहब। शायना एनसी आपको क्या लगता है? जैसे रशीद मसूद साहब तो खैर कहीं गिनी नहीं रहे मोदी साहब को, लेकिन सवाल यह है कि जेडीयू और अब शिवसेना भी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि मोदी का मैजिक फीका पड़ सकता है और पड़ रहा है। देखिए, जो कि हम ये चर्चा कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन के ऊपर कि मोदी जी का मैजिक है या नहीं है, और घंटों और हर दिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हर एक चैनल पे ये चर्चा हो रही है, तो क्या उसका मैजिक नहीं है? और जहां तक उनकी व्यक्तिगत कैरेक्टर या पर्सनालिटी के ऊपर आप चर्चा करें तो स्वाभाविक रूप से आप देख सकते हैं कि क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स। लेकिन मैं नहीं मानती हूं कि उनकी जो फिलॉसफी के ऊपर आप जिस बारीकियां से देख रहे हैं कि कौन से भाषण में उन्होंने क्या जिक्र किया, क्या मुझे बताइए कि हर एक भाषण में जहां वो जाते हैं देश भर में, क्या वो हर एक मुद्दे को टच कर सकते हैं? परसों जब उन्होंने भाषण किया था तब उन्होंने कहा कि चाइना को लेके बहुत ही गंभीर परिस्थिति है, हम सबको चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए। नहीं, वो ठीक है शायना जी नहीं यही रहिए, उधर चाइना मत जाइए। सुनिए कहा कि हमने तो ये भी ऑब्जर्व किया है उनके हर भाषण में और नीतीश बाबू के भाषण में कि दोनों एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। डिप्लोमैट, देखिए, जब आप इतनी बारीकियां से देखने वाले हैं तो प्लीज कृपया हर एक भाषण देख लीजिए और देखिए कि कौन से मुद्दे उन्होंने उठाया। यहां मैं आश्चर्यजनक हूं कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो हिंदुत्व से हट गए हैं। हिंदुत्व का मतलब क्या है? हिंदुत्व का मतलब है जस्टिस टू ऑल। लोग चर्चा नहीं कर रहे, आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना कह रही है। गुजरात का ही मॉडल आप देखिए तो उन्होंने क्या किया। देखिए मुझे प्लीज मेरा पॉइंट पहले खत्म करने दीजिए, फिर मैं शिवसेना के प्रति मुझे जो कहना है मैं जरूर कहूंगी। जहां तक गुजरात का मॉडल है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो या हर एक शहर में देखना कि बिजली, सड़क, पानी, योजनाएं, महिलाओं को सुरक्षा ताकि वो आत्मनिर्भर हो, शोषण न हो, क्या ये सिर्फ एक धर्म तक सीमित है या पूरे प्रांत में? और वही मॉडल जो वो पूरे देश में लेना चाहते हैं और उनकी लोकप्रियता के प्रति कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। क्योंकि महिलाओं को आप देखिए या युवाओं को देखिए, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कर्नाटका में उन्होंने क्या प्रचार किया 2-3 इलाके में, और वहां आप देखने जाओ तो राहुल गांधी ने प्रचार वहीं किया जहां कांग्रेस का गढ़ था। रही बात कि क्या मोदी जी का मैजिक है, स्वाभाविक रूप से मैं कहना चाहती हूं कि आप आज आप चर्चा कर सकते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट है या नहीं है, लेकिन उनका मैजिक जो है हर गली हर नुक्कड़ पे है। नहीं, लेकिन सहयोगी पार्टियों में नहीं रहा, पार्टी के बहुत सारे लोगों में नहीं रहा। गिनी सहयोगी पार्टियां, उनमें से 2 नहीं मान रही। देखिए शिवसेना हमारा सबसे पुराना एलाय है और हम एकजुट महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां मतभेद हो सकता है। लेकिन रही बात कि स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो चर्चा हो रही है कि प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट कौन, वो हमारे अध्यक्ष जी राजनाथ सिंह जी ने खुद कहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड है, एक रणनीति होती है कि कब अनाउंस करना है, किसको अनाउंस करना है, और फिर स्वाभाविक रूप से मैं कोई और चाहती हूँ या कोई और कार्यकर्ता कोई और चाहते हैं, शिवसेना को लग रहा है होता है जो सबको कंसेंसस में लेते हैं। यही आप जिसकी बात कर रही हैं, शिवसेना को लग रहा है कि उसकी आत्मा, उसका प्राण जो हिंदुत्व है उसी पर कुठाराघात हो रहा है। मोदी उसे दरकिनार कर रहे हैं, मोदी हिंदुत्व को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, जिसके आधार पर आपका 2 दशक लगभग पुराना गठबंधन है, अगर वही शिथिल पड़ रहा है, यही शिवसेना की चिंता की वजह है। यानी मतभेद से आगे बात मनभेद तक पे भी हो सकती है। देखिए
देखिए, क्या आप मानते हैं कि प्रजातंत्र में जो है मेजॉरिटी विन्स और मेजॉरिटी ओपिनियन जो होता है उसी को लेके सब लोग एकजुट, अलायंस पॉलिटिक्स की भी जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसका जो किसी और का जो मत है शायद आपका मत से न मिले, लेकिन एकजुट सबको लेना और एकजुट सबके साथ एक यूनानिमस कंसेंसस कैंडिडेट, इसकी रणनीति बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी सभी एलाइज को कॉन्फिडेंस में लेते हुए। लेकिन वो वक्त अभी आया नहीं है। यहाँ व्यक्तिगत राय पे संजय राउत जी ने एक लेख लिखा है जहाँ उनकी प्रतिक्रिया है। नहीं, इंटरव्यू भी दिया है, शायना इंटरव्यू भी दिया है। दो मत हो सकते हैं एक मुद्दे के ऊपर और दोनों मत सही भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई ब्लैक एंड व्हाइट या फेल और पास की एक तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानती हूं कि स्वाभाविक रूप से सभी एलाइज एकजुट जब मिलेंगे, तय करेंगे कि कौन है ये उम्मीदवार, तब ये चर्चा होनी चाहिए। लेकिन पहले तो सवाल है शायना जी, चिंता इस बात की है कि पहले तो मोदी के नाम पर सिर्फ जेडीयू को ही आपत्ति थी, लेकिन अब शिवसेना भी छिटक रही है इस मुद्दे पर आपसे। देखिए, आपके लिए ये शायद एक बहुत बढ़िया स्टोरी रहेगा जहां आप ये पिच कर सकते हो कि अलग-अलग शुक्ला जी आपके साथ बैठे, प्रेम शुक्ला जी, मैं जानती हूँ चर्चा में आपके साथ बैठे। मैं जानती हूँ कि प्रेम शुक्ला जी हैं, मैं जानती हूँ कि प्रेम शुक्ला जी हैं ये पैनल पे, लेकिन बहुत सारे लोग शिवसेना में भी हो सकते हैं जिनकी व्यक्तिगत राय अलग हो। पार्टी और गठबंधन नहीं टूटने जा रहा है, चिंता न करें। नहीं प्रेम जी, गठबंधन पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन की बात हम भी नहीं कर रहे हैं। हिंदुत्व तो छोड़ा नहीं है भारतीय जनता पार्टी। प्रेम जी, भगवान करे ना टूटे, आप में बहुत प्रेम बढ़ता रहे, लेकिन मैं ये सुनना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस तरह शायना एनसी कह रही है कि दोनों में ये सोच हो सकती है और दोनों एक साथ सोच सकते हैं और दोनों सही सोच सकते हैं, तो क्या ये माना जाए कि एक नई लव प्रज्वलित होने वाली है? मतभेद तो दो दलों के बीच हिंदुत्व के मुद्दे पर भी किसी मुद्दे पर हो सकता है। 1999 प्रेम जी, मनभेद एनडीए ने और भारतीय जनता पार्टी ने जब हिंदुत्व के तीनों महत्वपूर्ण मुद्दों को स्थगित कर दिया, तब भी शिवसेना ने उसको स्थगित नहीं किया। शिवसेना की नीति में अभी भी हमारा हिंदुत्व का मुद्दा उसी तरह से है। लेकिन अभी बीच के दिनों में कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक संगठन है। ठीक है, चलिए मैं प्रेम जी आपके पास आऊंगा। राजीव रंजन कुछ बोलना चाह रहे हैं, कंप्लेंट दर्ज कराइए। ठीक है, राजीव रंजन जी। देखिए अनुराग जी, सबसे पहले ये एक लंबी बहस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के आज 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और हम इस अलायंस के देखिए अनुराग जी, सबसे पहले ये एक लंबी बहस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के आज 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और हम इस अलायंस के कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस पर जो कुछ सवाल थे उनके आधार पर शामिल हुए हैं। तो किसी एक घटक की प्रतिबद्धताएं कुछ हो सकती हैं, लेकिन कहीं न कहीं यह गठबंधन तभी चलेगा जब ऐसे सवाल जिसमें दूसरे घटक दल की प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं दूसरी हो, तो हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करके आगे का सफर तय करना होगा। और जो देश की स्थितियां हैं, जो चुनाव परिणाम आए हैं पिछले 1 वर्ष में, निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है, लेकिन विकल्प बेहतर बने और देश में जो बुराइयां हैं, जो परेशानियां हैं, उनके मर्ज के इलाज के लिए ऐसी दवा का इस्तेमाल हम नहीं करें जिससे बीमार तो ठीक नहीं हो पाए, उसके साइड इफेक्ट्स उसको ज्यादा परेशान करें। तो मुझे लगता है एक स्वस्थ विकल्प की जरूरत है और सबको मिलकर के तय करना होगा और सबको मिलकर तय करना होगा। किसी एक घटक दल के की भूमिका बड़ी हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें हम सबको मिलकर के, जो महंगाई और भ्रष्टाचार के सवाल पर देश की जनता की पीड़ा है, जो परेशानियां हैं, उसको अगर मुक्ति चाहिए तो हम सबको मिलना पड़ेगा और हम सबको एक दूसरे को समझना भी पड़ेगा। घुमा घुमा के बात कर रहे हैं राजीव रंजन जी, इतनी बड़ी बहस की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर एक लाइन में बात खत्म कर देते। आप नहीं चाहते कि किसी भी मर्ज की दवा मोदी हो, यही कहना है ना आपका? ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। चलिए, आप सीधे ये मान लीजिए मोदी चलेंगे या नहीं?
उस पर तो हमारी पार्टी का स्टैंड है, किसी व्यक्ति को लेकर के नहीं। चले ठीक है, उस पर पार्टी का स्टैंड हो सकता है। राजीव रंजन जी, इतना तो बता दीजिए कि आपकी बड़ा राजनीतिक आपके राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से मोदी साहब का मैजिक का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है या स्थिर है? इतना तो बता सकते हैं कि ये भी पार्टी फैसला करेगी। मुझे ऐसा लगता है सवाल बड़े हैं और इन सवालों के समाधान के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को अपना नेता तय करने तक, इस पर जब बड़े घटक दल की ओर से ये ऐलान हो चुका है कि उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, तो उसके पहले कोई किसी व्यक्ति या किसी नाम पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं, लेकिन मोदी जो जादू दिखा रहे हैं, मोदी जो जादू दिखा रहे हैं उसमें आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा, इतना तो बता दीजिए। देखिए, कोई एक व्यक्ति पूरे सफर की अगुवाई कर करके कांग्रेस से मुक्ति दिला दे, ये रास्ता इतना आसान दिखता नहीं है। हाँ। फैसला सबको मिलकर लेना होगा। हाँ। और सबकी जो समझ है वो समझना पड़ेगा कि उनकी प्रतिबद्धताएं और उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। हाँ। और मिलकर के नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस पर ही आगे का सफर हमको तय करना है। ठीक है, ये घुट्टी चिदम्बरम साहब पिला कर गए हैं आपको। शाइना एनसी, आपको देखा, आपने साफ तौर पर आपकी एक अहम सहयोगी पार्टी ये मान रही है कि कोई अकेला आदमी यानी कि मोदी कांग्रेस के शासन से मुक्ति नहीं दिला सकता इस देश को। आप कह रही हैं जादू चल रहा है मोदी का। देखिए, एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है कि उनकी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन है, वो हक हमारा बनता है स्वाभाविक रूप से। और वो तय कब करेंगे? जब हम सब एकजुट बैठ के चर्चा करें। रही बात जनता दल यूनाइटेड हो या फिर शिवसेना हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं उनके पार्टी में भी जहां शायद एक मतभेद हो सकता है हमारे मोदी के मुद्दे पर तो नीतीश बैठेंगे भी नहीं ना। पॉलिटिक्स का मतलब नहीं है कि अच्छा एक बात बताइए, मोदी साहब का नाम लेके नीतीश जी को बिठा देंगे आप? नीतीश बाबू बैठ सकते हैं मोदी के नाम पर? और चिदम्बरम पहले से उनको पुचकार रहे हैं। नीतीश जी स्वाभाविक रूप से दिल्ली में हमारे सभी सीनियर नेतागण से मिले थे या नहीं मिले थे? क्या चर्चा हुई थी उनमें? क्या आपको पता है या मुझे पता है या किसी और को पता है या सिर्फ उन दोनों को पता है? तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से आपको रुकना चाहिए। एक रणनीति होती है और इलेक्शन को लेके ये पूरी रणनीति जो है टेलीविजन पे डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। जी। ये तय होता है जब टेलीविजन पे डिस्क्लोज होती है, मोमेंट होता है, जब करेक्ट वक्त होता है। नाराजगी जरूर टेलीविजन पे डिस्क्लोज होती है। अडवाणी साहब के ब्लॉग पर भी दिख जाती है नाराजगी है या नहीं। लेकिन ये सेम सवाल जो आज, ठीक है, ये सेम सवाल जो आप आज मैं रशीद मसूद साहब के पास को पूछ रहे हैं, प्लीज जनता को जाके पूछिए, हर एक जगह जाके पूछ लीजिए और आपके पास पता चलेगा कि पब्लिक के जुबान पे ये रशीद मसूद साहब कह रहे जनता ने कर्नाटक में जवाब दे दिया है, अब देश की जनता भी बीजेपी को जवाब देगी, रशीद मसूद साहब कह रहे। लेकिन रशीद मसूद साहब, मैं आपसे सवाल जरा दूसरा पूछूंगा। ये राजीव रंजन जी तो नहीं बता रहे हैं कि नीतीश बाबू और चिदम्बरम साहब में गाड़ी के अंदर क्या बात हुई, आप बताना चाहेंगे क्या? देखिए, मैं तो वहां मौजूद नहीं था। बात उनमें जो हुई होगी अच्छी बात हुई होगी। हाँ। कोई बिहार के फायदे की बात हुई होगी, पार्टी के फायदे की बात हुई होगी। हाँ, चलिए ठीक है। प्रेम जी, मुझे नहीं मालूम है कि क्या बात हुई है। जी अच्छा, राजीव रंजन जी, ये मैं उस सवाल पर लौटना चाहूंगा कि क्या नीतीश बाबू के नाम पर, क्या मोदी साहब के नाम पर नीतीश बाबू बैठने को तैयार होंगे? ये तो बता दीजिए। वो भी फैसला करेंगे। देखिए, इस सवाल का जवाब कितनी बार हम आपको बता पाएंगे, इसलिए कि इस पर तो पार्टी का स्टैंड बिल्कुल मैं राजी होने वाला सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं राजी, आप राजी वाले सवाल की बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ बैठने की बात कर रहा हूँ, चर्चा के लिए बैठने की। अभी कहा, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने कोई नाम तय किया नहीं है। तो जब नाम तय करेंगे उसके बाद घटक दलों की भूमिका होगी कि उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अभी वो स्थिति आई नहीं है, आने दीजिए, उस समय हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बिल्कुल। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जिस तरीके से बाकी सदस्य संसदीय बोर्ड के या फिर जो आला कमान है बीजेपी का या जो जिम्मेदार नेतृत्व है बीजेपी का, जिस तरीके से इस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज है, लग नहीं रहा कि खुलकर के मोदी को बैकअप कोई कर रहा हो। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कभी उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप उनको पहचान नहीं सकते हैं। 1995 में जब यशोभूमि पर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का
नाम घोषित हुआ तब भी कोई पहचान नहीं पा रहा था कि आडवाणी जी जो है वो वाजपेयी जी का नाम ही प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसलिए इसको लेकर कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये कोई और नाम भी आ सकता है, तो कोई और नाम भी आ सकता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी कहा ही नहीं कि एक में वो जो है नरेंद्र मोदी हमारे उम्मीदवार है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी नहीं आया है। उम्मीदवार नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा योग्य तो बताया है, सबसे ज्यादा योग्य तो बताया है। सुषमा स्वराज ने बताया है, अरुण जेटली ने बताया है, बनाया है। पूरा संघ परिवार 1995 में सबसे अधिक योग्य लालकृष्ण आडवाणी जी को मान रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर प्रस्तुत करना पड़ा और उस पर स्वीकारता बनानी पड़ी। तो ये तो राजनीति की अपनी आवश्यकताएं हैं। नहीं, लेकिन आप राजनाथ सिंह साहब का वो भाषण भूल गए जब गुजरात वो गए थे स्थापना दिवस समारोह पर, और साफ तौर पर आडवाणी जी की वहां कोई तस्वीर नहीं थी, और ये सवाल भी उठा था कि भाई आडवाणी जी को भूल गए नरेंद्र मोदी और आडवाणी जी को भूल गए राजनाथ सिंह। उस वक्त बड़ा महिमा मंडन राजनाथ सिंह ने जिक्र तक नहीं लिया, हाँ, नाम भी नहीं लिया था, और साफ तौर पर उन्होंने उनको पथ प्रदर्शक बता दिया था और तमाम सारे विशेषण उनको दे दिए थे, और एक तरीके से काफी महिमा मंडन हुआ था। मोदी राजनाथ को मार्गदर्शक बता रहे थे, राजनाथ सिंह जी ही दे सकते हैं। नहीं, आज हुआ क्या है अनुराग, आज के उनके भाषण में प्रेम जी बोलने से थोड़ा वो भी सकुचा रहे हैं क्योंकि गठबंधन मजबूत है, लेकिन आज के भाषण में जो मोदी ने ये कोशिश की है, अपनी एक हवा बनाने की कोशिश की, वो पतंग उड़ाई, पतंग उड़ाकर पतंग को आसमान में ले जाने की बात की, हवा भरी और टायर के ट्यूब में हवा भरी, उसमें उन्होंने बात की। तो ये जिस तरह से उनका हवा महल चल रहा है, एक हवा क्रिएट करने की, एक हवा में वो अपने आप को जो ढकेल रहे हैं सामने, उसमें ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि बीजेपी उन्हें ढकेलने में उसी मजबूती के साथ खड़ी है। उनकी अगर पतंग उड़ रही है तो क्या मांझा बीजेपी का है, मांझे में इतनी धार है कि वो पतंग कोई काट न सके, ये दिखाई नहीं दे रहा। और मेरे ख्याल से यही मोदी के लिए चिंता की बड़ी वजह भी है। शाइना एनसीए सिर्फ बीजेपी की तरफ से आवाज आ रही है, मोदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं वाली आवाज सुनाई नहीं दे रही। देखिए, ये सवाल आप पूछिए दिल्ली के इलेक्शन के बाद, राजस्थान के इलेक्शन के बाद, मध्य प्रदेश के इलेक्शन के बाद, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के बाद, जहां स्वाभाविक रूप से, सक्रिय रूप से और बिल्कुल सही ढंग से जहां मोदी जी स्टार प्रचारक रहने वाले हैं, कोई भी प्रांत 8 तारीख से पहले कर्नाटक को भी जोड़ते थे आप इसमें, 8 तारीख से पहले कर्नाटक को भी जोड़ते थे आप इसमें। देखिए, कर्नाटका में आप जानते हैं और मैं जानती हूं कि किस ढंग से वोटों का बंटवारा हुआ, और येडियुरप्पा जी की जो पार्टी की जिस ढंग से वोटों का बंटवारा और डिवीजन ऑफ आइडियोलॉजी भी चुनाव प्रचार से बाहर हैं। कहीं ये देखिए, ये मानने की आवश्यकता है कि मोदी जी ने जहां भी प्रचार किया है, उन्होंने डेवलपमेंट की राजनीति की बात की है, उन्होंने सब लोगों को एकजुट लेने की राजनीति की बात की है, और वो आइडियोलॉजी से कभी दूर न गए हैं। और आप एक एक स्पीच लीजिए, एक एक जगह पे आज आपके रिकॉर्ड्स में इतने सारे भाषण हैं, आप मुझे बताइए कि कहां वो आइडियोलॉजी से दूर या आइडियोलॉजी के विपरीत हैं। उन्होंने सिर्फ बात की तो प्रगति की राजनीति जो आज का युवा वर्ग समझता है, उन्होंने सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे इतने सारे उदाहरण दिए हैं। लेकिन शिवसेना को प्रगति और विकास नहीं चाहिए शाइना, उनको हिंदुत्व चाहिए, जो उन्हें लगता है कि मोदी अब उस लाइन से हट गए हैं। हिंदुत्व है, लेकिन हिंदुत्व है और हिंदुत्व के साथ साथ जो प्रगति है, तो मुझे नहीं लगता है कि शिवसेना को कोई भी प्रॉब्लम होगा। जी, रशीद मसूद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा कि चले आप ये तो मानेंगे कि मोदी का मैजिक था और वो अब फीका पड़ रहा है, या ये भी नहीं मानते कि मोदी में कोई मैजिक था? मुझे तो कहीं मैजिक दिखाई नहीं दिया। नहीं, कमाल कर रहे साहब, ये जानता हूं। नहीं, ये देखिए, आप जीत जाएं तो जो जीता वो सिकंदर। मैं मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर बता रहा हूं। मैं तो ऐसे नहीं कोई हवाई जब बात नहीं कर रहा हूं। हाँ। मोदी जिन जिन सीटों पर गए हैं, जो जीतने वाली सीटें थी, मसलन मुजफ्फरनगर की सीट जीत रही थी, हाँ, वो साहब के वहां भाषण के बाद वो सीट हार गई। हाँ। इसी तरह से और 6-7 सीटें, उसका उदाहरण तो मीनाक्षी लेखी आपको देगा नहीं, लेकिन गुजरात में तीसरी बार सत्ता उनके हाथ में आई है, तो सिकंदर तो वो भी है साहब, इतना तो मानिए कि सिकंदर है मोदी। हाँ,
अब गुजरात तक, और थोड़ा तो गुजरात के सिकंदर कह नहीं, लेकिन अगर गुजरात में वो 3 बार सिकंदर बने हैं, गुजरात में गुजरात में अगर वो 3 बार सिकंदर बने तो राहुल गांधी के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, सेंटिमेंट्स में इलेक्शन हुआ। देखिए सेंटिमेंट्स पे वहाँ इलेक्शन सेंटिमेंट्स पे है, जो सेंटिमेंट्स वो उभारते हैं उन सेंटिमेंट्स पे इलेक्शन है, सिकंदर भी इसलिए वहाँ वो जीते हैं। लेकिन उस जीत में भी उनकी हार है जी, उस जीत में भी उनकी हार है। आप देखिए उनकी सीटें भी कम हुई हैं, उनका वोट परसेंटेज भी कम हुआ है। हाँ चलिए ठीक है, इसका आकलन करके बीजेपी शायद बेहतर कर पाएगी। मनीष, एक आखिरी फाइनल कमेंट आपसे। देखिए फाइनल अगर आखिरी आज इस चर्चा का सार निकाले अनुराग, तो एक भरोसे की बात मोदी ने की थी, और उनके जो सहयोगी दल हैं, चाहे बीजेपी के भीतर हो या उनके अपने सहयोगी अलाइज हैं, उनमें भरोसे नाम का जो शब्द है, भरोसा नाम पढ़ने में 30 सेकंड, समझने में महीने, और साबित करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मोदी को बहुत लंबा समय लगेगा। ऊंचे नीचे रास्ते और इनकी मंजिल, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल बहुत दूर दिखाई देती है जो हालात मौजूदा हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का करना चाहेंगे। बड़ी बहस